हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ वेदांता कॉमर्स। आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कंपनी अकाउंटिंग का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज बैलेंस शीट। इससे पहले जितना भी कंपनी अकाउंटिंग में हम वीडियोस अपलोड किए हैं वो सारा का सारा आपका जर्नल एंट्री से रिलेटेड है, कंपनी अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, और साथ ही साथ कई सारे वीडियोस हम थ्योरी के ऊपर भी आपको अपलोड किए हैं ताकि आपको एक डीप अंडरस्टैंडिंग मिले कि कंपनी अकाउंटिंग के वक्त कौन कौन से टर्म को यूज किया जाता है, और साथ ही साथ आपको उन टर्म्स के बारे में अच्छे से समझ में आए। जितने भी टॉपिक्स हैं आपके कंपनी अकाउंटिंग से रिलेटेड, जो कि जर्नल एंट्री है, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, शेयर फॉरफीचर, री इशू ऑफ शेयर, पार्शियल री इशू ऑफ शेयर, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और साथ ही साथ उसके ऊपर जितना भी मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकता था वो हम आपके साथ शेयर किए और साथ ही साथ डिस्कस भी किए। आज हम लोग का पहला क्लास है जिसमें हम लोग सीखेंगे कि बैलेंस शीट कंपनी का किस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है। अच्छा, बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट आप 11th क्लास में भी सीखे थे बनाने के लिए कि किस तरीके से किसी भी बिजनेस का बैलेंस शीट बनाते हैं, जिसमें आप देखे थे टी शेप का होता था। लेफ्ट साइड में लाइबिलिटी, राइट साइड में एसेट्स, और बेसिकली लाइबिलिटी और एसेट्स को आप मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी के थ्रू अरेंज करते थे। याद होगा शायद आपको कि मार्शलिंग ऑफ एसेट्स क्या होता है, जहां पर हम लोग एसेट्स और लाइबिलिटी को लिक्विडिटी के हिसाब से अरेंज करते थे। या तो हाईली लिक्विड को अगर ऊपर रखना है तो हाईली लिक्विड को ऊपर रखिए, या तो सबसे नीचे रखिए। याद होगा मार्शलिंग ऑफ एसेट्स। तो 11th क्लास में जो हम लोग पढ़े फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, फाइनल अकाउंट में, जहां पर आप बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो वहां पर खास बात क्या था कि वो जो अकाउंटिंग हम लोग कर रहे थे वो कर रहे थे सोल प्रोप्राइटरशिप का, यानी कि वैसे बिजनेसमैन का जो अकेले बिजनेस चलाते हैं और साथ ही साथ अपने बिजनेस का अकाउंटिंग भी मेंटेन करते हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर आप बिजनेस चला रहे हो, है ना, आप अकेले चला रहे हो सिंपल से फॉर्म में बिजनेस, और अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आप अपने अकाउंटिंग मेंटेन करना चाहते हैं, अपने बिजनेस का बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना चाहते हैं, तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना होता था। मगर जब हम लोग कंपनी की बात करें तो कंपनी इज अ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। 11th क्लास में आप पढ़े होंगे बीएसटी में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, जहां पर पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटर, ज्वाइंट हिंदू फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कंपनी के बारे में पढ़े थे, है ना। तो आज हम लोग कंपनी का बैलेंस शीट कैसे बनाया जाता है वो सीखेंगे। सोल प्रोप्राइटर का बैलेंस शीट एकदम आसान होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। मगर बात करें कंपनी के बैलेंस शीट की तो यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस है, और आपको फॉर्मेट स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है। फॉर्मेट की बात करें तो फॉर्मेट आपको अभी हम एक्सप्लेन करेंगे, बट उससे पहले कुछ बेसिक सा फंडा बता दें। आपको याद होगा, आपको हम बताए थे कि कंपनी जो है एक्ट के हिसाब से चलता है, यानी कि कंपनी का जो अकाउंटिंग करते हैं हम लोग कंपनीज एक्ट के हिसाब से अकाउंटिंग करते हैं। सबसे पहले था कंपनीज एक्ट 1956, 1956। वो जो एक्ट बना वो 1956 में बना। जाहिर सी बात है 1956 में अगर बना है तो 1956 के हिसाब से अकाउंटिंग वहां पर हो रहा होगा, और 1956 के सिनेरियो को देख के अकाउंटिंग का रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइड किया गया होगा। मगर आज हम लोग बात कर रहे हैं 20th सेंचुरी की, तो जाहिर सी बात है आज के डेट में बिजनेस करने का तरीका चेंज हो गया। इंटरनेशनली हम लोग बिजनेस करते हैं, ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, तो जाहिर सी बात है अकाउंटिंग करने का तरीका, बिजनेस करने का तरीका भी थोड़ा डिफरेंट हो गया। तो 1956 में काफी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे थे जो आउटडेटेड हो चुके थे, तो उसको अमेंड करने के लिए, चेंज करने के लिए कंपनीज एक्ट में बहुत बड़ा बदलाव किया गया, और कंपनीज एक्ट 2013 आया। यानी कि 2013 में कंपनी को लेके एक नया एक्ट आया, नया रूल्स एंड रेगुलेशन आया, और ये रूल्स एंड रेगुलेशन कहता है बैलेंस शीट के बारे में कि भाई बैलेंस शीट जो है शेड्यूल 3 के हिसाब से बनना चाहिए। तो सर ये शेड्यूल 3 क्या है? तो शेड्यूल 3 बस एक फॉर्मेट है। शेड्यूल 3 में एक सेक्शन बना हुआ है, एक सेक्शन में शेड्यूल 3 के बारे में दिया हुआ, और शेड्यूल 3 कहता है
कि आपको बैलेंस शीट कैसे बनाना है अपने कंपनी का। यानी कि अगर आप कंपनी चला रहे हो या फिर आप कल को अकाउंटेंट बन गए और आपका कोई क्लाइंट आपके पास आया आपसे बैलेंस शीट बनवाने के लिए, और उस क्लाइंट का कंपनी है और वो अपने कंपनी का बैलेंस शीट बनवाना चाहता है, तो आपको कौन सा एक्ट फॉलो करना पड़ेगा? कंपनीज एक्ट 2013। और कंपनीज एक्ट 2013 में ही शेड्यूल 3 के बारे में लिखा हुआ है। शेड्यूल 3 आपको क्या बताता है कि किस तरीके से आपको अपने कंपनी का बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। ठीक है, इतना तक तो क्लियर है। अच्छा, आगे अगर हम बात करें तो कंपनीज एक्ट, बेसिकली कंपनीज एक्ट का जो बैलेंस शीट है वो आपको एकदम सिस्टमेटिकली और स्ट्रिक्टली एज पर शेड्यूल 3 बनाना पड़ेगा। तो आज हम बस कोशिश करेंगे आपको कि शेड्यूल 3 में कैसे बैलेंस शीट बनाया जाता है, एक बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग देने के लिए। और जो भी टर्म्स है जो आपको फर्स्ट क्लास में हम पढ़ाए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको याद होगा, थ्योरी का क्लास था और जिसमें सिर्फ और सिर्फ थ्योरी की डिस्कशन किए थे। तो फर्स्ट और सेकंड क्लास में ज्यादातर थ्योरी था और वहां पर आपको सिखाए थे ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है, इशूड कैपिटल क्या होता है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होता है, कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है, पेड अप कैपिटल क्या होता है, कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल के बारे में भी आपको बताए थे। आई होप कि आपको ये सारी कॉन्सेप्ट्स याद होंगे, और अगर भूल भी गए हो तो वीडियोस पब्लिश्ड है, आप जाकर कंपनीज अकाउंटिंग का प्लेलिस्ट में जाके पार्ट 1 और 2 जरूर देख लेना। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि कंपनी का शेड्यूल 3 क्या बोलता है। ओके, चलिए फिर तो ये देखिए आपके सामने कंपनीज एक्ट के बारे में दे रहा है। क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के क्लासिफिकेशन की बात करें तो बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी इज प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रिस्क्राइब्ड इन पार्ट 1। देखिए क्या कह रहे हैं, पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट 2013 में इसके बारे में चर्चा है। तो आपको इतना ध्यान नहीं रखना है कि शेड्यूल 3 के को डिफाइन करना, ये सब चीज आपसे नहीं पूछा जाएगा। बस अगर कोई आपसे पूछे कि भाई कौन से शेड्यूल के हिसाब से बनता है, तो पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 कौन से एक्ट के तहत, तो कंपनीज एक्ट 2013 के तहत। ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है? ऑथराइज्ड कैपिटल को हम लोग नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं, है ना, नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं। अच्छा, नॉमिनल कैपिटल कहने का मतलब कि कंपनी मैक्सिमम कितना शेयर इशू कर सकता है मार्केट में। जैसे बहुत सारा क्वेश्चन आप देखें, लिख रहा है कंपनी इशूड 2 लाख शेयर, तो 2 लाख शेयर इशू कर रहा है, तो हो सकता है कि कंपनी जब रजिस्ट्रेशन कराती है, जब कंपनी स्टार्ट होता है, तो उस समय आपको हम बताए हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन 11 में आपको पढ़ाया गया है इसके बारे में, और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी प्रिपेयर करती है जब कंपनी का फॉर्मेशन होता है। यानी कि मान लीजिए कल को अगर हम एक अपना कंपनी स्टार्ट करते हैं, तो हमको 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा, दैट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ही हम मेंशन करेंगे कि मेरा ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है। जैसे मान लीजिए हम लिख दिए कि हम अपने मैक्सिमम अपने कंपनी के लाइफ में हम 5 लाख रुपीस का शेयर इशू करेंगे। कितने का? 5 लाख का शेयर इशू करेंगे और हर शेयर का दाम रहेगा 10 रुपया। तो ये हो गया ऑथराइज्ड। ऑथराइज्ड कहने का मतलब मैक्सिमम कंपनी कितना शेयर इशू कर सकती है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि कंपनी 5 लाख ही इशू करे, कंपनी को जरूरत है सिर्फ 2 लाख इशू करने का, तो 2 लाख शेयर इशू करेगी। फिर और पैसे का जरूरत पड़ा, फिर 50,000 शेयर इशू कर दिया, फिर और पैसे का जरूरत पड़ा, फिर 2 लाख शेयर इशू कर दिया, बचा कितना? 50,000, तो और बचा खुजा 50,000 इशू कर दिया। तो इस तरीके से कंपनी अपना शेयर इशू करती है। तो बेसिकली कहने का मतलब ऑथराइज्ड कैपिटल इज ए रजिस्टर्ड कैपिटल या फिर नॉमिनल कैपिटल, और ये ऑथराइज्ड कैपिटल क्या बताता है कि भाई मैक्सिमम कितना शेयर कैपिटल इशू, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, कितना शेयर इशू कर सकते हैं, ये आपको हेल्प करेगा।
ठीक है, ये कहाँ लिखा हुआ रहता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ रहता है। ये फाइल हम आपको लिंक में के थ्रू दे देंगे, आप डाउनलोड कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। नेक्स्ट है इशूड कैपिटल। इशूड कहने का मतलब कंपनी कितना इशू की। अब जैसे कि हम आपको बताएं कि कंपनी ऑथोराइज्ड है 5 लाख से, ऑथोराइज्ड है 5 लाख शेयर कैपिटल से, हर शेयर का दाम है 10 रुपया। तो जरूरी नहीं कि कंपनी 5 लाख ही इशू कर दे। मान लीजिए कंपनी मार्केट में पब्लिक को शेयर कितना दिया, बोला कि भाई पब्लिक को हम 1.5 लाख शेयर इशू कर रहे हैं और हर शेयर का दाम 10 रुपया। कभी कभी आपको याद होगा, हम आपको बताए थे थ्योरी पार्ट में कि कंपनी प्राइवेटली भी शेयर इशू करता है। मान लीजिए हम LIC को प्राइवेटली बेचे, कितना शेयर, तो 50,000 शेयर, तो ये भी इशू में ही कहलाएगा। हम आम जनता को कितना शेयर दिए, 1.5 लाख, और LIC को कितना दिए, 50,000, तो टोटल मेरा इशूड कितना हो जाएगा, 2 लाख शेयर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब जैसे मान लीजिए आपको बताएं हम क्या कि ऑथोराइज्ड है कंपनी, ऑथोराइज्ड है मान लीजिए 5 लाख शेयर से, तो जरूरी नहीं है कि कंपनी 5 लाख पूरा शेयर इशू कर दे। मान लीजिए कंपनी को जरूरत था 2 लाख शेयर बेचने का, तो कंपनी इशू कितना की, 2 लाख शेयर। अब देखिए जरूरी नहीं है, आपको हम बताए थे कि जरूरी नहीं है कि कंपनी अगर 2 लाख शेयर बेचना चाहता है तो 2 लाख पूरा का पूरा बिक जाए, है ना। दो बातें होती हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन। ओवर में क्या होता है, ज्यादा बिक जाता है, मतलब 2 लाख हम बेचना चाहते थे मगर मेरे पास एप्लीकेशन कितने का आ गया, 2,10,000 शेयर का आ गया, तो 10,000 शेयर एक्स्ट्रा मेरा बिक रहा, तो हम 10,000 को क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। सीख चुके हैं इसका अकाउंटिंग। अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या बताए थे कि कंपनी का शेयर जब कम बिकता है, यानी कि कंपनी बेचना चाहती है, इश्यू की है 2 लाख शेयर, यानी कि 2 लाख शेयर बिकना चाहिए, मगर कंपनी का मात्र 195 शेयर बिका, 1,95,000 शेयर बिका, तो इसको क्या कहेंगे, अंडर सब्सक्रिप्शन। और अंडर सब्सक्रिप्शन में आपको रूल भी बताए थे कि 90% ऑफ द शेयर कम से कम बिकना चाहिए, बताए थे, याद है थ्योरी क्लास में, कि कंपनी का 90% शेयर बिक जाना चाहिए। मतलब जब अंडर सब्सक्रिप्शन का टॉपिक पढ़ाए थे उस समय बताए थे अगर कंपनी 2 लाख शेयर इशू कर रही है तो 2 लाख का 90% के हिसाब से कितना होता है, 1,80,000 शेयर, यानी कि 1,80,000 शेयर बिक जाना चाहिए। और अगर नहीं बिका तो विद इन 15 डे या फिर 10 डे था, एग्जैक्टली याद नहीं मुझे, आपको याद है तो मैसेज कर दो, विद इन 15 या फिर 10 डे आपको पूरा का पूरा पैसा रिफंड करना होता था। ठीक है, तो इशूड की बात करें, सब्सक्राइब्ड की बात करें, तो सब्सक्राइब मतलब होता है परचेज्ड बाय पब्लिक, परचेज्ड बाय पब्लिक या फिर इंस्टीट्यूशन, ठीक है। 14 डे था, ओके अंजलि, वेरी गुड। तो चलिए, अब सब्सक्राइब्ड में भी 2 क्लासिफिकेशन है, सब्सक्राइब्ड में भी आपका 2 क्लासिफिकेशन है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। सर इसका मतलब आपको हम बताए थे कि कंपनी, मान लीजिए हम अपने कंपनी का 2 लाख शेयर इश्यू किए, ठीक है, बहुत लकी था मेरा कंपनी और पूरा का पूरा 2 लाख शेयर बिक भी गया। कंपनी बोला कि भाई ये 2 लाख शेयर का रेट है 10 रुपए के हिसाब से, और कंपनी 5, 3 और 2 रुपए के हिसाब से मांग रही है, ठीक है। हम पूरा 10 रुपया मांग लिए, पहले फर्स्ट एप्लीकेशन का 5 रुपया मांग लिए, अलॉटमेंट का 3 रुपया भी मांग लिए, और फर्स्ट कॉल का 2 रुपया भी मांग लिए। मगर एक बंदा था, मान लो मोहन, 500 शेयर ये बंदा खरीदा था, ये सिर्फ और सिर्फ 5 रुपया प्लस 3 रुपया दिया, यानी कि फाइनल का पैसा ये नहीं दिया, फाइनल का पैसा ये नहीं दिया। तो अब तुमको 2 कैटेगरी में बांटना पड़ेगा, बैलेंस शीट बनाने वक्त आपको 2 कैटेगरी में बांटना पड़ेगा। सर मतलब, जैसे देखिए कंपनी 2 लाख शेयर इशू करना चाहती है, सारे लोग पैसा दे दिए, बट एक मोहन नाम का बंदा था, वो थोड़ा सा डिफॉल्ट करने का कोशिश कर रहा था, इनके पास 500 शेयर है,
ये मात्र 5 रुपया एप्लीकेशन का, 3 रुपया अलॉटमेंट का दिए, मगर 2 रुपया फाइनल का पैसा ये नहीं दिया, मगर बाकी के सारे लोग दे दिए। तो बाकी के सारे लोग कितने हैं? 1,99,500। तो यानी कि 1,99,500 शेयर पे पूरा का पूरा 10 रुपया मिल चुका है, मगर बाकी के 500 शेयर पे मात्र 8 रुपया ही मिला है, ये 2 रुपया नहीं मिला। तो तुम कह सकते हो यहाँ पे कि ये जो है ये फुल्ली पेड अप है। ये क्या है? फुल्ली पेड अप है। और ये जो 500 शेयर है ये क्या है? नॉट फुल्ली पेड अप। पेड अप मतलब क्या? कितना पैसा जनता दिया, यानी कि जो बंदा शेयर खरीदा है वो कितना पैसा दिया। तो तुम आराम से अब आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये भाई सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप क्या होता है, एंड सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप क्या होता है। ठीक है, इतना ही आपको पढ़ना था। बाकी ये सब सारा थ्योरी आप एक बार देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट था हम आपको बता दिए। अब आइए थोड़ा फॉर्मेट पे कि कंपनीज एक्ट का 2013 के हिसाब से कंपनी का बैलेंस शीट कैसे बनता है। आपको याद होगा 11 क्लास में हम सिखाए थे बैलेंस शीट बनाने के लिए। टी शेप में इस तरीके से बना देते थे, और ये हो जाता था लायबिलिटी साइड और ये हो जाता था एसेट साइड, और बैलेंस शीट आपका बन जाता था। और इसी में काफी बच्चों को दिक्कत, इतना छोटा सा पॉइंट और उसमें भी काफी बच्चों को दिक्कत। मगर ये जो है स्ट्रिक्टली एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट के हिसाब से बनाना पड़ता है। तो जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही आपको बनाना पड़ेगा, कोई हेरा फेरी नहीं चलेगा इसमें। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो आप देखिए यहाँ पे कि आपका टी शेप में नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल शेप में है ना, सॉरी ये वर्टिकल शेप में। ठीक है, देखिए इक्विटी एंड लायबिलिटी यहाँ है और एसेट्स बगल में नहीं है, एसेट्स आपका नीचे है। ठीक है, तो सबसे पहला तो ये तरीका हो गया, यानी कि ये जो पूरा पोर्शन है ये पूरा का पूरा पोर्शन लायबिलिटी की बात कर रहा है और यहां से आपका एसेट्स का बात हो रहा है। पहला पॉइंट। दूसरा, आप फॉर्मेट में देखिए, पार्टिकुलर दिख रहा होगा आपको, नोट नंबर दिख रहा होगा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, फिगर एट द एंड ऑफ द करेंट ईयर, करेंट पीरियड का आपको फिगर बताना है, और यहां पर फिगर एट द एंड ऑफ द प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड। मतलब आप जब 11 में बैलेंस शीट बनाते थे सिर्फ एक साल का 1 ईयर का अमाउंट लिखते थे, मगर कंपनीज एक्ट 2013 कहता है नहीं, करेंट ईयर का भी लिखना पड़ेगा और प्रीवियस ईयर का भी लिखना पड़ेगा। तो मतलब सर प्रीवियस ईयर का डाटा प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट से चोरी कर लेंगे? एकदम करोगे, अंतर्यामी थोड़ी हो कि याद कर लोगे सब। ठीक है, तो पिछले साल का बैलेंस शीट का डाटा आपको यहाँ पे पुट करना है और करेंट ईयर का डाटा यहाँ पे पुट करना है। ठीक है सर, अगर करेंट ईयर का डाटा दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर का डाटा नहीं दिया हुआ है, तो आप ये कॉलम तो जरूर बनाओगे मगर इसको ब्लैंक छोड़ दोगे। ऐसा नहीं है कि कॉलम नहीं बनाओगे, कॉलम बनाएंगे मगर इसको क्या कर देंगे? ब्लैंक छोड़ देंगे, और सारा करेंट ईयर का डाटा आप यहाँ पे पुट करते चले जाएंगे। ये है सर, ये नोट में क्या लिखना है? तो बाबू नोट में तुमको नोट बनाना पड़ेगा। अब देखोगे आप सिर्फ नोट ही प्रिपेयर कर रहे हैं, और एक कहते हैं ना जितना नोट बनाओगे उतना नोट छापोगे, वही वाला फंडा है यहाँ पे। जितना चार्टेड अकाउंटेंट है सब बैलेंस शीट बनाने वक्त नोट सिर्फ बनाते हैं और नोट छापते हैं। देखना कैसे। अब देखिए इक्विटी एंड लायबिलिटी की बात करें, आपको याद होगा कि जब हम लोग बैलेंस शीट सोल प्रोप्राइटर का बनाते थे तो वहां पर बैलेंस शीट में सिर्फ लायबिलिटी लिखते थे और इधर साइड में क्या लिखते थे? एसेट्स। मगर कंपनी के केस में आप देखिए हम लोग क्या लिख रहे हैं? इक्विटी एंड लायबिलिटी दोनों लिख रहे हैं। सर ऐसा क्यों? सर ऐसा हेर फेर क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए कंपनी जो है शेयर भी इशू करता है। देखिए सोल प्रोप्राइटर के बिजनेस में कभी भी शेयर इशू नहीं होता। अब मान लो तुम किराना दुकान चला रहे हो और तुम मार्केट में शेयर इशू कर दोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आप किसी से भी उधार लेते हो तो वो आपके लिए सिर्फ लायबिलिटी कहलाता है। मगर चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं कंपनी की
और कंपनी शेयर भी इशू करता है, और शेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्विटी बोलते हैं। इसलिए यहाँ पर स्पेलिंग गलत है, इक्विटी का EQUIT होगा। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी दोनों लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर क्या होगा, इक्विटी होगा। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी आपको दोनों लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी में 3 हेडिंग है, सॉरी 4 मेन हेडिंग है, 4 मेन हेडिंग है। इक्विटी एंड लायबिलिटी को क्या बोलेंगे, मेजर हेडिंग। इसको क्या बोलेंगे, मेजर हेडिंग। आप समझना, ये सब बात एकदम याद रखेंगे, मेजर हेडिंग। अच्छा, ये जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं इससे आपका 2 से 3 चैप्टर और कंप्लीट हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है एग्जैक्टली आप एकदम अच्छे से समझ रहे हो। तो मेजर हेडिंग में आपका क्या क्या है, सिर्फ एक। बैलेंस शीट में 2 ही मेजर हेडिंग है, इक्विटी एंड लायबिलिटी और एसेट्स। जैसे कंपनी का ये जो बनाते थे, तो ये लायबिलिटी और ये एसेट्स हेडिंग है, इसको हम क्या कह रहे हैं, मेजर हेडिंग, ठीक है। अच्छा, मेजर हेडिंग के अंदर में 4 सब हेडिंग है। हेडिंग किसको बोलते हैं, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करेंट लायबिलिटी एंड करेंट लायबिलिटी। सर ये तो लगता है याद करना पड़ेगा, एग्जैक्टली आपको याद करना पड़ेगा, कोई दो राय नहीं है कि इसमें आपको याद नहीं करना है। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर 4 हेडिंग आता है। मेजर हेडिंग कौन है, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी जब भी लिखेंगे आप कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे, स्मॉल लेटर में नहीं लिखेंगे। उसके अंदर में 4 हेडिंग आता है, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी। और इस शेयर होल्डर्स फंड के अंदर में 4 सब हेडिंग आता है, तो इसको क्या बोलेंगे, हेडिंग। और ये जो आपको दिख रहा है, और ये जो दिख रहा है, और ये जो दिख रहा है, इसको कहेंगे सब हेडिंग। सब हेडिंग यानी कि 3 टर्म अभी आपको हम बताएं, सब हेडिंग, सब हेडिंग। क्या क्या, मेजर हेडिंग, हेडिंग एंड सब हेडिंग। तो मेजर हेडिंग एक ही है, इक्विटी एंड लायबिलिटी, और दूसरा है एसेट्स। नेक्स्ट है शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करेंट लायबिलिटी एंड करेंट लायबिलिटी। ये फिलहाल याद कर लो, हर वर्ड का मतलब आपको समझाया जाएगा मगर अगले चैप्टर में। इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ही तक पढ़ना है और कुछ नहीं, बस इतना। ये जो पोर्शन हम हाईलाइट किए हैं पिंक कलर से, बस इतना ही पढ़ना है, ये सब आपको नहीं पढ़ना है, मगर आपको याद कर लेना है ये सारा चीज, ठीक है। चलिए एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। शेयर होल्डर्स फंड के अंडर में सब हेडिंग क्या क्या आता है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। आपको सिर्फ क्या हम पढ़ाएंगे, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, और कुछ नहीं, बाकी सारा अगले चैप्टर में। इसी में तुम्हारा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस में, ठीक है। देखो, तो अभी हम आपको क्या बताएं, इक्विटी एंड लायबिलिटी मेजर हेडिंग है, शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करेंट लायबिलिटी एंड करेंट लायबिलिटी हेडिंग है। और सब हेडिंग क्या है, तो शेयर होल्डर का सब हेडिंग है शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। नॉन करेंट लायबिलिटी का सब हेडिंग है लॉन्ग टर्म बोरोविंग, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। और करेंट लायबिलिटी का हेडिंग है शॉर्ट टर्म बोरोविंग, ट्रेड पेबल, अदर करेंट लायबिलिटी एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन। सर इसका मतलब क्या है सर, मतलब बाबू आपको बताया जाएगा अगले चैप्टर में। फिलहाल अगर आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है तो बस इतना ध्यान रखिए फॉर्मेट में, बस इतना पोर्शन जितना अभी हम बता रहे हैं। बैलेंस शीट एज एट जो डेट है वो लिखेंगे, पार्टिकुलर, नोट नंबर, करेंट ईयर और प्रीवियस ईयर का डाटा। और फिलहाल बस इतना यूज होने वाला है, इक्विटी एंड लायबिलिटी, जिसके अंदर में एक ही मेजर हेडिंग यूज होगा, एक ही हेडिंग यूज होगा, शेयर होल्डर्स फंड। और उसके अंदर का जो सब हेडिंग है शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, बस इतना यूज होने वाला और कुछ यूज नहीं होने वाला है, ठीक है। चलो फिर उसके बाद
सेकेंड मेजर हेडिंग की बात करें तो एसेट्स है, और एसेट्स के अंदर दो हेडिंग है, क्या क्या, नॉन करेंट एसेट्स एंड करेंट एसेट्स। आपको बहुत अच्छे से पता है कि नॉन करेंट एसेट्स क्या होता है और करेंट एसेट्स क्या होता है। और नॉन करेंट एसेट्स में आपका ये सारा हेडिंग्स है, ठीक है, नॉन करेंट एसेट्स में ये सारा हेडिंग्स है, एंड करेंट एसेट्स में ये सारा एसेट्स हेडिंग्स है। तो ये फिलहाल अभी आपको याद नहीं भी करोगे तो काम चल जाएगा। चलिए सॉरी, अब ठीक है, अब मेरी आवाज आ रही होगी आपको, ठीक है, होता है। देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट यहां पर आप देखिए, बैलेंस शीट ऑफ, ऑफ मतलब ऑफ के बाद क्या लिखना है, नाम, कौन से बिजनेसमैन का है, तो मान लीजिए एक्स वाई जेड लिमिटेड का है, एज एट तो 31/3/2020। सर ये एक्सट्रैक्ट क्यों लिख रहा है, इसके पीछे का वजह क्या है, क्योंकि देख बाबू, अभी हम आपको दिखाएं कि बैलेंस शीट ये एक्चुअल फॉर्मेट है ये पूरा, मगर हम सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन बना रहे हैं जिसमें इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखे हैं, शेयर होल्डर्स फंड लिखे हैं, ना ही हम लिखे हैं शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ना करेंट एसेट्स, ना करेंट लायबिलिटी, ना नॉन करेंट एसेट्स, ना नॉन करेंट लायबिलिटी के बारे में जिक्र कर रहे हैं। यानी कि उस फुल फ्लेज बैलेंस शीट का ये जस्ट पार्ट है। तो जब पार्ट ऑफ बैलेंस शीट बनाया जाता है तो हम क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्ट, और आपको एक्सट्रैक्ट लिखना पड़ेगा। आप अगर भूल जाते हैं तो टीचर के पास राइट है कि आपका नंबर काट ले, क्योंकि यू हैव इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि अगर आप एक्सट्रैक्ट बना रहे हो, पार्ट ऑफ बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो आपको ये एक्सट्रैक्ट लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखो, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल आपका सब हेडिंग है, और सब हेडिंग के सामने नोट नंबर क्या दे रहा है, 1, और यहां पर जो अमाउंट आएगा उसको आपको कैलकुलेट करके लिखना है। तो ये शेयर कैपिटल का एक्चुअल अमाउंट कितना है ये कैलकुलेट करने के लिए आपको ये एक नोट बनाना पड़ेगा, बात समझे, और सारा इसी का गेम है, और आज की क्लास में सिर्फ यही आपको पढ़ाने वाले। तो सबसे पहले तो इक्विटी एंड लायबिलिटी आपको दिख रहा है, शेयर होल्डर्स फंड लिख रहा है, ये सब में कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या करना है, शेयर कैपिटल नोट नंबर 1, और यहां पर जो अमाउंट आएगा, यहां पर जो अमाउंट आएगा वो आप कैलकुलेट करोगे। तो इस अमाउंट को फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या बनाना पड़ रहा है, नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 बनाना पड़ रहा है। इसको कहते हैं नोट्स टू अकाउंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि सर सब में करना पड़ेगा क्या, एग्जैक्टली सब में करना पड़ेगा। अच्छा, नोट्स टू अकाउंट में सबसे पहले क्या आया आपके पास, शेयर कैपिटल, चूंकि शेयर कैपिटल की ही बात कर रहे हैं तो शेयर कैपिटल होगा। अच्छा, शेयर कैपिटल में आपको पता है दो तरीके का शेयर होता है, एक प्रीफरेंस शेयर और एक इक्विटी शेयर, याद होगा, बनाए थे आप, ठीक है। तो प्रीफरेंस शेयर अगर दिया है तो प्रीफरेंस शेयर भी लिखेंगे, इक्विटी शेयर दिया है तो इक्विटी शेयर लिखेंगे, और अगर दोनों दिया है तो दोनों के बारे में लिखेंगे। जैसा कि यहां देखो, शेयर कैपिटल के बाद लिख रहा ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल मतलब कंपनी कितना से रजिस्टर्ड है, सारा इंफॉर्मेशन आपको देगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए जो एग्जांपल हम लिए थे कि कंपनी ऑथराइज्ड है 5 लाख शेयर से, तो हम यहां पर लिखेंगे 5 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा 50 लाख रुपीस। और मान लीजिए कंपनी प्रीफरेंस शेयर से भी रजिस्टर्ड है, 1 लाख शेयर, और हर शेयर का दाम है 10 रुपया, तो यहां पर कितना हो जाएगा 10 लाख रुपया, तो टोटल कितना हो जाएगा 60 लाख रुपीस। ये आपका हो गया ऑथराइज्ड, कि कंपनी कितना शेयर से ऑथराइज्ड है। अब ऑथराइज्ड का ये मतलब नहीं कि इशू भी इतना ही हुआ है, आपको क्वेश्चन में ये भी बता देगा कि कंपनी इशू कितना किया है। तो चलो भाई
मान लीजिए क्वेश्चन कह रहा है कि कंपनी इशू किया है 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹110 ईच और प्रीफरेंस शेयर इशू किया है 30,000 ऑफ ₹10 ईच। तो टोटल कितना हो जाएगा? 20 लाख और 3 लाख, टोटल हो गया 23 लाख रुपीस। ठीक है, फिर उसके बाद सब्सक्राइब्ड। अब जैसे कंपनी 2 लाख शेयर बेचना चाहता है तो जरूरी थोड़ी कि 2 लाख बिक जाएगा। मान लो सिर्फ बिका 1,90,000, तो यहां पर कितना लिखेंगे? 1,90,000 लिखेंगे। ठीक है, अच्छा हम मान ले रहे हैं कि नहीं भाई पूरा का पूरा 2 लाख बिक गया, हम मान ले रहे हैं कि पूरा का पूरा 2 लाख शेयर बिक गया। तो उसके बाद हम बताए थे एक था फुल्ली पेड और एक था नॉट फुल्ली पेड, याद है? हाँ सर, नॉट फुल्ली पेड अप और यहाँ पे फुल्ली पेड अप। तो नॉट फुल्ली पेड अप में आपको अलग लिखना पड़ेगा और फुल्ली पेड अप आपको अलग लिखना पड़ेगा। जैसे देखिए हम आपको एग्जांपल में क्या बताए थे, मोहन नाम का एक बंदा था जो 500 शेयर खरीदा था, वो 5 रुपया दे दिया, 3 रुपया दे दिया, मगर 2 रुपया जो है वो नहीं दिया। मगर बाकी के जो लोग हैं जो 1,99,500 शेयर जिनको दिया गया है वो सारा पैसा दे दिए। ठीक है, तो दोनों को अलग लिखना पड़ेगा, फुल्ली पेड अप को अलग एंड नॉट फुल्ली पेड अप को अलग। तो सब्सक्राइब्ड में 2 कैटेगरी बटेगा, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप एंड सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। ठीक है, अच्छा सबसे पहले मान लीजिए प्रीफरेंस शेयर को गायब करो, अभी गोली मारो, इक्विटी हो चाहे प्रीफरेंस हो बात एक ही है, सिर्फ अलग अलग लिखाता है। तो मान लीजिए फुल्ली पेड अप में कितने हैं, तो 1,99,500 10 रुपए के हिसाब से, तो इन लोगों से कितना मिला? 19,95,000 रुपया मिला, प्रेफरेंस शेयर हटा दी। और मोहन जी जो 500 शेयर खरीदे थे, सर मोहन का नाम लिखना पड़ेगा? नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, मोहन का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। 500 शेयर खरीदे थे ऑफ ₹10 ईच, 10 रुपया कॉल्ड अप, मांगा भी कितना गया है? 10 रुपया। मोहन से 500 शेयर मोहन को बेचा गया है, 10 रुपया रेट है, 10 रुपया मांगा भी गया है, तो इसलिए 10 रुपया ईच और 10 रुपया कॉल्ड अप। मगर मोहन कितना नहीं दिया? सर मोहन 500 शेयर के हिसाब से 2 रुपया नहीं दिया है, 2 रुपया फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, यानी कि 1,000 रुपया वो नहीं दिया। तो 500 इंटू 10, 500 इंटू 10 कितना टोटल वैल्यू हो गया? 5,000 रुपया, जिसमें कि लेस करेंगे कॉल्स इन अरियर। मोहन जो पैसा नहीं दिया उसको क्या बोलेंगे? कॉल्स इन अरियर। कितना मोहन नहीं दिया? 1,000 रुपया नहीं दिया, तो फाइनल वैल्यू कितना होगा? 4,000 रुपया। बात समझे? ये आपको इस तरीके से लिखना है और ये वाला जो पोर्शन है हम आगे चल के बताएंगे। तो अभी तक जितना आपको बताएं आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो जो एग्जाम्पल अभी हम लिए हाइपोथेटिकली अपने अनुसार, उसी के हिसाब से एक क्वेश्चन आपको हम बताने वाले हैं और वो क्वेश्चन को थोड़ा समझेंगे। ठीक है, ये आपके बुक का डीके गोयल बुक का सबसे पहला क्वेश्चन है, इलिस्ट्रेशन 1। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और जितना टॉपिक अभी पढ़े हैं मात्र उसी से आपको समझा रहे हैं। देखो क्या कह रहा है, द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ रुचि लिमिटेड इज 50 लाख रुपीज, 50 लाख रुपया, डिवाइडेड इनटू 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। कंपनी 50,000 शेयर इश्यू किया है, हर शेयर का दाम 10 रुपया है, 100 रुपया है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 50 लाख रुपया। दैट्स इट। आउट ऑफ दीज द कंपनी इशूड 30,000 इक्विटी शेयर फॉर सब्सक्रिप्शन टू द पब्लिक। इसमें से कंपनी के पास कितना शेयर है? 50,000 शेयर। इसमें से कंपनी कितना इशू किया? 30,000 शेयर इशू किया, यानी कि 20,000 अभी भी कंपनी अपने पास रखी हुई है। The public applied for 27,000 equity share and all the money was duly received. कंपनी का मात्र कितना शेयर बिका? 27,000 शेयर बिका, यानी कि ऑथराइज्ड कितना है? ऑथराइज्ड है 50,000, इशूड कितना है? 30,000 और सब्सक्राइब्ड कितना है? 27,000। रेट कितना है? तो 100 रुपया।
अब इसी को ध्यान में रखते हुए आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि भाई आप बैलेंस शीट बनाइए। देखिए, हाउ विल यू शो द शेयर कैपिटल अकाउंट इन बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट। ठीक है, चलो तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं फटाफट से। जैसा कि आपको फॉर्मेट हम बताए थे कि एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ रुचि लिमिटेड एज ऑन, या फिर एज एट, डेट नहीं लिखा हुआ इसलिए डॉट छोड़ देंगे, पार्टिकुलर वाउचर नंबर, अमाउंट ऑफ करेंट ईयर, अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर। और चूंकि प्रीवियस ईयर का डाटा नहीं है तो देखो यहाँ पे क्या है, नील बटा सन्नाटा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सर ये अमाउंट डायरेक्ट 2,70,000 दिखा रहा है, कहां से आया? सॉरी 27 लाख रुपीस है, ये आपका नोट से आया। इक्विटी एंड लायबिलिटी कैपिटल में लिखते हैं, शेयर होल्डर्स फंड लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे शेयर कैपिटल। ये हमेशा ऊपर रहेगा और उसके नीचे बनेगा नोट्स टू अकाउंट। ठीक है, तो शेयर कैपिटल का ये जो अमाउंट है ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखो नोट्स टू अकाउंट में सबसे पहले शेयर कैपिटल, आपको पता है कंपनी ऑथराइज्ड है, कितने से ऑथराइज्ड है? 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। सर यहाँ पे प्रीफरेंस नहीं दे रहा है, तो बाबू क्वेश्चन में जब प्रीफरेंस का जिक्र ही नहीं किया तो सॉल्यूशन में प्रीफरेंस का नाम भी नहीं लेंगे। 50,000 इक्विटी शेयर है, 100 रुपए ईच का टोटल हो गया 50 लाख रुपया, दैट्स इट। फिर कंपनी इशू कितना किया? तो कंपनी इशू किया है 30,000 शेयर ऑफ 100 ईच, तो टोटल वैल्यू कितना हो गया? 30 लाख रुपया। फिर कंपनी सब्सक्राइब, कंपनी का शेयर बिका कितना? 27,000 शेयर, कोई डिफॉल्टर नहीं है तो 100 रुपए के हिसाब से 27 लाख रुपया यहाँ हो गया। और इसी अमाउंट को हम कहाँ मेंशन किए हैं? यहाँ पे मेंशन किए। ठीक है, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा एंड कल के क्लास में हम लोग आगे चर्चा करेंगे और फिर और ये सब सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच। ठीक है।